नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 12 के हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक सरयू के पद्य पाठ सुमित्रा नंदन पंत का अध्ययन करेंगे। उनकी भारत माता कविता हम पहले पढ़ चुके हैं और आज पढ़ेंगे धरती कितना देती है। आह धरती कितना देती है, मतलब इसमें बहुत खुशी का भी भाव है और एक दुख का भी भाव है। दुख का भाव मतलब वो ये भाव इसलिए है कि धरती माता तो हमें बहुत कुछ देती है, उसके पास देने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन ये हम पर निर्भर करता है कि हम उसमें कैसा बीज बोते हैं। अगर हम लोभ लालच वश, मतलब कवि ने लोभ लालच वश जब बचपन में पैसे को बीज के रूप में बोया था तो उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, और प्रौढ़ावस्था में उन्होंने सेम के बीज बोए थे तो ढेरों असंख्य सेम की फलियां प्राप्त हुई। इससे कवि महोदय का यह आशय है कहने का कि हम जैसा बीज बोएंगे वैसे ही फसल हमें मिलेंगी। मतलब ये धरती तो हमें बहुत कुछ देती है, ये हम पर निर्भर है कि हम क्या उससे प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है, चले आगे पढ़ देती हूँ मैं कविता। आह धरती कितना देती है, मैंने छुटपन में छिपकर पैसे बोए थे, सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे, रुपयों की कलदार मधुर फसलें खनकेंगी और फूल फलकर मैं मोटा सेठ बनूंगा। पर बंजर धरती में एक न अंकुर फूटा, बंध्या मिट्टी ने न एक भी पैसा उगला, सपने जाने कहाँ मिटे कब धूल हो गए, मैं हताश हो बाट जोहता रहा दिनों तक, बाल कल्पना के अपलक पावड़े बिछाकर। शब्दार्थ देख लेते हैं पहले। मैंने छुटपन में, छुटपन मैंने जब मैं छोटा था, बचपन में। रुपयों की कलदार मधुर, कलदार मैंने सिक्के, रुपए सिक्का ही बोया था तो सिक्के की ही कल्पना करेगा कवि कि सिक्के उगेंगे। कलदार, तो कलदार मतलब कल मैंने मशीनों के द्वारा ढाले गए जो सिक्के होते हैं उन्हें कलदार कहते हैं। मधुर फसलें मैंने मीठी मीठी फसलें, क्योंकि पैसा हमें प्यारा लगता है, मीठा लगता है। खनकेंगे मतलब खनकने की आवाज़, जब सिक्के जैसी चीज़ या कोई धातु की चीज़ एक दूसरे से टकराती है तो उनसे जो आवाज़ पैदा होती है वो खनकने की आवाज़ होती है। ठीक है। बंजर, बंजर धरती मतलब जिसमें कुछ पैदा नहीं होता है उसे बंजर कहते हैं, अनउपजाऊ। बंध्या, बंध्या मतलब भी ऐसी स्त्री या ऐसी गाय जिसके बच्चा पैदा न हो सकता हो, और ये यहाँ बंध्या मिट्टी अनउपजाऊ मिट्टी के लिए कहा गया है। हताश मैंने निराश होना, बाट जोहता रहा, इंतज़ार करता रहा, प्रतीक्षा करता रहा। बाल कल्पना के अपलक, अपलक मैंने बिना पलक झपकाए, पावड़े बिछाकर अपनी पलकें बिछाकर। ठीक है, अब मैं अर्थ करती हूँ। आह धरती कितना देती है, मैंने छुटपन में छिपकर पैसे बोए थे। तो ये धरती कितना देती है इस कविता की पंक्तियाँ हैं। कवि कह रहे हैं धरती कितना देती है। आह मतलब धरती बहुत कुछ देती है, धरती तो रत्न पैदा करने वाली है, बहुत कुछ उगलने वाली है, सोना उगलने वाली है, लेकिन हम पर निर्भर करता है कि हम धरती में कैसा बीज बोते हैं और प्रत्युत्तर में हमें धरती कितना कुछ प्रदान करती है। मैंने छुटपन में छिपकर पैसे बोए थे, सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे। कवि महोदय जब छोटे थे, बहुत छोटे थे, बच्चे थे, जब इतना अबोध बच्चा होता है कि वह ये नहीं समझ पाता कि धरती में मुझे क्या बोना चाहिए या मुझे क्या मिलेगा, और ये बाल कल्पनाएं होती है। बच्चे होते हैं तो पैसों से, सिक्कों से बड़ा मोह होता है कि उन सिक्कों को देकर के वो बाजार में जाके या किसी से भी कुछ भी खरीद सकता है। तो सिक्का बोएगा बच्चा ये सोचकर कि ढेर सारे सिक्कों के पेड़ उगेंगे, तो ऐसा तो होगा नहीं क्योंकि बच्चा बड़ा अबोध है। तो ऐसे ही कवि ने छुटपन में, बचपन में छिपकर, सबसे छिपकर पैसे बोए थे कि इन पैसों से मेरे बहुत सारे फिर पैसे उगेंगे। धरती में इतना तो पता था कि धरती में कुछ बोते हैं तो वो वापस धरती उनका दुगुना तिगुना 10 गुना 100 गुना ज़्यादा बढ़ा कर देती है। तो उन्होंने भी बचपन में छिपकर के पैसे बो दिए, सिक्के बो दिए, और सोचा कि पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे, कि इन सिक्कों के फिर बाद में कई सारे पेड़ उगेंगे, रुपयों की कलदार मधुर फसलें खनकेंगी, और वो जो सिक्के पेड़ों पर उगेंगे, वो जो कलदार सिक्के उगेंगे उनकी फसलें खनकेंगी, मतलब ढेर सारी फसल पैदा होंगी। और जब ये रुपए हवा चलेगी और सिक्के आपस में एक दूसरे से टकराएंगे तो खनक की आवाज़ पैदा होंगी या सिक्के खनकेंगे, और फूल फलकर मैं मोटा सेठ बनूंगा, और मेरे पास जब बहुत धन दौलत हो जाएगी तो मैं फल फूल कर बहुत मोटा ताजा सेठ बन जाऊंगा।
एक बच्चे की कल्पना है कि जब मेरे पास ढेर सारे सिक्के हो जाएंगे, ढेर सारे पेड़ होंगे सिक्कों के और वे सिक्के इकट्ठे हो जाएंगे मेरे पास, तो मैं बहुत बड़ा सेठ बन जाऊंगा। पर बंजर धरती में एक ना अंकुर फूटा। और बच्चे ने जब सिक्का बोया तो उसने प्रतीक्षा भी की, इंतजार भी किया कि कब उनके पेड़ उगते हैं, लेकिन उसने देखा कि इस बंजर धरती में तो एक भी अंकुर नहीं फूटा। चूंकि पैसा बोया था, पैसा होता है निर्जीव, और धातु, तो धातु तो कभी अपने से कुछ उत्पन्न करेगी नहीं। बीज जो हम बोते हैं धान के, वो होते हैं सजीव, तो वो हम बोएंगे तो उनसे अंकुरण होगा उनका, और अंकुरित होंगे और पौधे उगेंगे। लेकिन सिक्का तो चूंकि धातु था, निर्जीव था, इसलिए कुछ हुआ ही नहीं। और कवि ने सोचा ये धरती तो बंजर है और इसमें से एक भी अंकुर नहीं फूटा। बंध्या मिट्टी ने न एक भी पैसा उगला, ये मिट्टी बंध्या है, अनउपजाऊ है, ये कुछ पैदा नहीं कर सकती। ऐसा सोच के कवि ने ये देखा या कहा कि इस बंध्या मिट्टी ने एक भी पैसा नहीं उगला। मैंने एक पैसा बोया था, लेकिन उस पैसे के जवाब में उसने एक भी पैसा वापस नहीं उगला। सपने जाने कहाँ मिटे, कब धूल हो गए। कवि ने जो सपने देखे थे कि पैसों के ढेरों पेड़ उगेंगे और मेरे पास असंख्य सिक्के हो जाएंगे और मैं सेठ बन जाऊंगा, वो सपना तो न जाने कहाँ मिट गया, कब धूल हो गया। मतलब उस बंध्या मिट्टी के साथ मेरा सपना भी मिट्टी हो गया। मैं हताश हो बाट जोहता रहा दिनों तक, मैं कई दिनों तक इंतज़ार करता रहा। निराशा मन में थी, लेकिन फिर भी मैं प्रतीक्षा करता रहा, बाट देखता रहा। ज़मीन को जा जाकर उन्होंने चेक किया होगा, देखा होगा कि कब कोई पौधा या पेड़ निकल आए, तो वो बाट जोहते रहे, इंतज़ार करते रहे। बाल कल्पना के अपलक पावड़े बिछाकर, जैसे बच्चा तरह तरह की कल्पनाएं करता है वैसे वो भी कल्पना करते रहे और अपलक उस मिट्टी को जाकर देखते, उस ज़मीन को जाकर देखते जहाँ उन्होंने सिक्का बोया था, और पलकें बिछाकर उन्होंने बहुत प्रतीक्षा की। ठीक है, तो यहाँ कवि ने जो एक बाल अवस्था, एक बच्चे के मन की जो भावनाएं होती हैं, जो कल्पनाएं होती हैं, उनका बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। प्रसाद गुण है, यहाँ अनुप्रास अलंकार है और तत्सम शब्दों का प्रयोग है। भाषा संस्कृत निष्ठ है, साहित्य खड़ी बोली है। ठीक है, चलें आगे। मुहावरा भी है, प्रयुक्त हुआ यहाँ बाट जोहता रहा दिनों तक, मुहावरेदार भाषा भी है। मैं अबोध था, मैंने गलत बीज बोए थे, ममता को रोपा था, तृष्णा को सींचा था। कवि कह रहा है मैं अबोध था, अबोध मने जिसे समझ नहीं थी, ऐसा बच्चा था। मैंने गलत बीज बोए थे, ममता को रोपा था और तृष्णा को सींचा था। मैंने बीज गलत बोए थे, जो बीज मुझे बोने चाहिए थे वो नहीं बोए। मैंने कौन से बीज बोए? ममता, पैसों के प्रति, धन के प्रति जो मेरे अंदर मोह था, उस मोह को बीज के रूप में मैंने बोया। पैसों को पाने की जो तृष्णा थी, जो लालसा थी, जो लालच था, उस तृष्णा से मैंने उन बीजों को सींचा था। मैंने मोह और ममता रूपी बीजों को तो बोया था और उनको तृष्णा और लालसा से सींचा था। तो ऐसे बीज कहाँ उगने वाले थे? लेकिन कवि जबकि बच्चा था, छोटा था, अबोध था, समझता नहीं था, इसलिए उसने ऐसी गलती की कि उसने गलत बीज बोए, ममता को रोपा और तृष्णा को सींचा। तो ऐसे बीज उगने वाले नहीं थे और वे न उगे। ठीक है, अर्धशती हहराती निकल गई तब से, कितने ही मधु पतझर बीत गए अनजाने। ग्रीष्म तपे वर्षा फूली, शरदे मुस्काई, सी कर हेमंत कंपे, तरु झरे खिले वन। आओ जब फिर से गाढ़ी ऊदी लालसा लिए, गहरे कजरारे बादल बरसे धरती पर। मैंने कौतूहलवश आंगन के कोने की गीली तह में यूं ही उंगली से सहलाकर बीज सेम के दबा दिए मिट्टी के नीचे, भूखे अंचल में मणि माणिक बांध दिए हों। ये कविता अतुकांत है, मतलब छंद मुक्त रचना है और अतुकांत है, लेकिन बहुत ही सरल भाषा है, साहित्यिक भाषा है, लेकिन बहुत ही सरल भाषा शैली है। तो अर्धशती, अर्धशती मैंने आधी शताब्दी, आधी सदी मैंने 50 वर्ष हहराती निकल गई, हर्ष दुख सब तरह के अनुभव देती हुई निकल गई। मधु, मधु मने बसंत ऋतु, पतझड़ मने पतझड़, ग्रीष्म तपे, गर्मियाँ तपी, वर्षा फूली, वर्षा में पेड़ पौधे फूले खिले, शरदें मुस्काई, शरद ऋतु मुस्कुराई, सीसी कर हेमंत कपे। सीसी कर मने जब बहुत तेज ठंड लगती है और हम सीसी की ध्वनि हमारे मुंह से निकलती है, तो कवि कह रहा है हेमंत ऋतु जो हमें कंपा देती है, ऐसी हेमंत ऋतु, सर्दी की ऋतु। तरु झरे, तरु मने पेड़, झरे फिर झड़ गए और खिले वन, वन खिल गए। गाढ़ी ऊदी लालसा लिए, गहरी ऊदी मने काला बैंगनी रंग, तो गहरी लालसा लिए हुए। गहरे कजरारे बादल, गहरे काले बादल, काजल जैसे काले बादल। कौतूहल वश मने जिज्ञासा वश, बीज सेम के दबा दिए मिट्टी के नीचे, भूखे अंचल में मणि माणिक बांध दिए हों। जैसे या मानो मैंने भूखे आंचल में, धरती के आंचल में मणि माणिक बांध दिए हों। ठीक है,
तो कवि कह रहा है अर्धशती हैराती निकल गई तब से, आधी शताब्दी वो जो काम किया था उन्होंने पैसा बोने का, सिक्का बोने का, उसके बाद की बात है कि आधी सदी हैराती निकल गई तब से, उसके बाद आधी सदी निकल गई, मतलब कवि का बचपन खत्म हो गया और उसके बाद 50 साल और बीत गए, हैराती निकल गई, तरह तरह के अनुभव देती हुई, खुशी दुख सब तरह के अनुभव देती हुई आधी शताब्दी निकल गई, मेरे उम्र की आधी सदी निकल गई, कितने ही मधु पतझड़ बीत गए अनजाने, कितनी ही बसंत ऋतुएं, कितने ही पतझड़ के मौसम बीत गए अनजाने, मतलब पता ही नहीं चला, और ये ऋतुएं एक के बाद एक बीतती गई। ग्रीष्म तपे, कई गर्मी ऋतु आई, गर्मियों की ऋतुएं आई और उन्होंने तपाया, वर्षा फूली, वर्षा की ऋतुएं आई और पेड़ पौधे खिले फूले, शरदें मुस्काई और हल्की हल्की सर्दी वाली शरद ऋतु आई जिसने हमें प्रसन्नता प्रदान की। सी कर हेमंत कपे, और फिर हेमंत ऋतु भी आई जिसमें हम बहुत ही ठंड से कांपते हैं, कांपती हुई मतलब कंपाती हुई ठंड की ऋतु जिसमें सी की हमारे मुंह से ध्वनि निकलती रहती है। फिर तरु झरे खिले वन, फिर पतझड़ आया और पेड़ झड़ गए, और फिर बसंत ऋतु आई और वन खिल गए, वनों में पेड़ पौधे फल फूल सब खिल गए। तो इससे तरह तरह की ऋतुएं आई हैं और इन ऋतुओं का चित्रण कवि ने किया है, लेकिन यहाँ शिशिर ऋतु को कवि भूल गए हैं। और जब फिर से गाढ़ी उदी लालसा लिए, और उसके बाद फिर से एक गहरी लालसा लिए हुए, कौन? बादल धरती से मिलने की गहरी लालसा लिए, गहरे कजरारे बादल बरसे धरती पर, गहरे काले बादल काजल सरीखे घने गहरे काले बादल धरती पर बरसे और पूरी धरती पानी में भीग गई, सराबोर हो गई। ऐसे में मैंने कौतूहलवश आंगन के कोने की गीली तह में यूं ही उंगली से सहलाकर, कवि के घर में कच्चा आंगन होगा, कच्ची मिट्टी वाला आंगन होगा, तो उन्होंने जिज्ञासावश उस आंगन के कोने की थोड़ी सी गीली तह जो थी, गीली परत जो थी, उसमें उंगली से सहलाकर मिट्टी को ऊपर नीचे किया और बीज सेम के दबा दिए मिट्टी के नीचे, और सेम के बीज जो उनके पास रहे होंगे वो उन्होंने उस मिट्टी में दबा दिए। कई वर्षों पहले उन्होंने एक सिक्का बोया था और आज 50 वर्ष के बाद वो सेम के बीज बो रहे थे। भूखे अंचल में मणि माणिक बांध दिए हों मानो, या मणि माणिक बांध दिए हों जैसे। सेम के बीज उन्होंने किस तरह से मिट्टी में दबाए? जैसे भूमि के आंचल में मणि माणिक बहुमूल्य रत्न उन्होंने बांध दिए हों, इस तरह से उन्होंने चुपचाप से मिट्टी में सेम के बीज दबा दिए। ठीक है, तो कवि ने यहाँ सभी ऋतुओं का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। भाषा संस्कृत निष्ठ है, साहित्यिक खड़ी बोली है, तत्सम शब्द भी हैं और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, सी कर अनुप्रास अलंकार है, प्रसाद गुण है और बीज सेम के दबा दिए मिट्टी के नीचे, भूखे अंचल में मणि माणिक बांध दिए हों, यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। उन्होंने उत्प्रेक्षा की है कि सेम के बीज मैंने मिट्टी के नीचे दबा दिए, जैसे मैंने भूखे आंचल में मणि माणिक बांध दिए। ठीक है, आ रहा है समझ में? चलें आगे। ऐतुकांत छंद है। मैं फिर भूल गया इस छोटी सी घटना को, और बात भी क्या थी याद जिसे रखता मन, किंतु एक दिन जब मैं संध्या को आंगन में टहल रहा था, तब सहसा मैंने जो देखा उससे हर्ष विमूढ़ हो उठा मैं विस्मय से। देखा आंगन के कोने में कई नवागत छोटा छोटा छाता ताने खड़े हुए हैं। छाता कहूँ कि विजय पताकाएं जीवन की, या हथेलियाँ खोले थे वे नन्ही प्यारी। जो भी हो वे हरे हरे उल्लास से भरे, पंख मारकर उड़ने को उत्सुक लगते थे, डिंब तोड़कर निकले चिड़ियों के बच्चों से। ठीक है, शब्दार्थ देख लेते हैं। तो कवि ने वो सेम के बीज मिट्टी में दबाए और उसके बाद वो भूल गए उस घटना को। संध्या को आंगन में सहसा माने अचानक, हर्ष से विमूढ़ हो गए। विमूढ़ हो जाना ऐसी अवस्था होती है जिसमें व्यक्ति कुछ सोच समझ नहीं पाता एकदम, चाहे वो खुशी के मारे भी हो सकती है और हताशा के मारे भी हो सकती है। जैसे किंग कर्तव्य विमूढ़ होते हैं तो कि हम क्या करें और क्या न करें, ऐसी अवस्था। वैसे ही हर्ष में अत्यधिक हर्ष या अत्यधिक खुशी, अत्यधिक विस्मय में भी ऐसी स्थिति हो जाती है कि क्या करें क्या न करें, कुछ सूझता ही नहीं है। विस्मय से, आश्चर्य से, नवागत मतलब नए नए आ गए, नवागत माने जैसे नए नए अतिथि आए हों, नए नए मेहमान आए हों या कुछ नए नए आए हों। छोटा छोटा छाता ताने खड़े हुए हैं। छाता कहूँ कि विजय पताकाएं, विजय की पताका। पंख मारकर उड़ने को उत्सुक लगते थे। उत्सुक माने तत्पर और उत्सुक, एक पल में उड़ जाएंगे। ठीक है, बहुत सरल है शब्दावली।
तो अब आगे कवि महोदय कह रहे हैं, मैं फिर भूल गया इस छोटी सी घटना को। कौन सी घटना को? कि उन्होंने जो मिट्टी में सेम के बीज दबा दिए थे, उस घटना को वे भूल गए, क्योंकि छोटी सी घटना थी, छोटी सी बात थी, 1 मिनट का काम था, उनके मन में आया और उन्होंने सेम के बीज मिट्टी में दबा दिए। और बात भी क्या थी? याद जिसे रखता मन। और ऐसी भी कोई बड़ी बात नहीं थी कि जिसे मैं याद रखता। जब बच्चा था तब तो याद रखने वाली बात थी कि बच्चे ने बड़ी जिज्ञासावश सिक्के बोए थे कि सिक्के उगेंगे और मैं सेठ बन जाऊंगा। लेकिन ये बात उनको साधारण सी लगी और उन्होंने यूं ही वहाँ कौतूहलवश सेम के बीज बो दिए। तो इतनी महत्वपूर्ण नहीं थी कि जिसे वो याद रख करके ध्यान रखते कि वापस कुछ उगता है या नहीं। लेकिन अचानक, किंतु एक दिन जब मैं संध्या को आंगन में टहल रहा था, लेकिन एक दिन जब कवि संध्या में आंगन में टहल रहे थे, घूम रहे थे, तब सहसा मैंने जो देखा, तो अचानक उन्होंने देखा, अचानक कवि कह रहे हैं, अचानक मैंने देखा, उससे हर्ष विमूढ़ हो उठा मैं विस्मय से। और उस दृश्य को देख करके मैं हर्ष और विस्मय से विमूढ़ हो गया। बहुत ही खुशी भी हुई और बहुत आश्चर्य हुआ। और अचानक वो बड़ी सुध-बुध खो बैठे, या एकदम भूल से गए कि ये मैंने क्या किया था और क्या हुआ, और उन्हें एकदम से कुछ सूझा ही नहीं। और बहुत ही प्रसन्न हुए और बहुत ही आश्चर्यचकित हुए। क्या देखा उन्होंने? देखा आंगन के कोने में कई नवागत छोटा छोटा छाता ताने खड़े हुए हैं। और उन्होंने देखा कि आंगन में कई नवागत, मतलब जैसे कई नए मेहमान आ गए हैं। छोटे छोटे जो नए नए पौधे उगाए थे उनके लिए कह रहे हैं कवि कि कई नवागत आंगन के कोने में जहाँ उन्होंने सेम के बीज बोए थे, वहाँ कई नवागत छोटा छोटा छाता ताने खड़े हुए हैं। छोटे छोटे पौधे जो अंकुरित होकर के निकल आए थे उस जमीन में, वो ऐसे लग रहे थे जैसे नए नए कोई शिशु छोटा छोटा छाता तान करके खड़े हुए हैं। इतनी सुंदर लगेगी ये कल्पनाएं। आप पढ़िए और देखिए कि देखा आंगन के कोने में कई नवागत छोटा छोटा छाता ताने खड़े हुए हैं। छाता कहूँ कि विजय पताकाएं जीवन की, या हथेलियाँ खोले थे वे नन्ही प्यारी। मानविकरण अलंकार का बहुत ही सुंदर प्रयोग हुआ है। उन्होंने देखा आंगन में कई छोटे छोटे जैसे शिशु जैसे पौधे छोटे छोटे छाता तान करके खड़े हुए हैं। मैं उन्हें छाता कहूँ या विजय पताकाएं जीवन की, जैसे वे कह रहे हूँ कि तुमने बीज रूप में हमें बोया और हम देखो हमने जीवन पा लिया और हम बाहर निकल आए। तुमने तो हमें दबा दिया था लेकिन हम जीवित होकर के बाहर निकल पाए। इसकी घोषणा करते हुए जैसे वो विजय पताकाएं अपने हाथों में फहरा रहे हैं। या हथेलियाँ खोले थे वे नन्ही प्यारी, वो जो चौड़ा चौड़ा आकार था उनका ऊपर छाते जैसा या विजय पताकाएं जैसा, या हथेलियाँ कि या वे नन्ही नन्ही अपनी प्यारी हथेलियों को खोले हुए थे। जो भी हो, तरह तरह के उपमाएं कवि यहाँ दे रहा है कि छोटे छोटे छाता ताने हुए नवागत शिशु जैसे पौधे खड़े हैं, या विजय पताका लहराते हुए अपने जीवन की कि भाई हमने जीवन पा लिया है, और इस सफलता का उद्घोष करते हुए विजय पताका फहराते हुए वे आ गए हैं, या वे अपनी प्यारी प्यारी छोटी छोटी हथेलियाँ खोले हों। जो भी हो, कवि कह रहे हैं जो भी हो, इनमें से जो भी माना जाए, वे हरे हरे उल्लास से भरे, वे पौधे जो थे हरे हरे रंग के, उल्लास और खुशी से भरे, क्योंकि कवि के मन में जो खुशी थी वही खुशी उन्हें सामने भी नजर आएगी। जो प्रसन्नता और उल्लास की भावना उनके हृदय में उत्पन्न हुई वो उन्हें उन पौधों में भी नजर आएगी। तो वे कह रहे हैं वे हरे हरे उल्लास से भरे, पंख मारकर उड़ने को उत्सुक लगते थे, डिंब तोड़कर निकले चिड़ियों के बच्चों से। जैसे चिड़िया के बच्चे अंडे को तोड़ करके बाहर निकल जाते हैं और उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे वो पंख फड़फड़ाते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे वो अभी पंख मारकर आकाश की तरफ उड़ना चाहते हैं या उड़ जाएंगे। वैसे ही वे पौधे लग रहे थे, छोटे छोटे शिशु जैसे पौधे जो बाहर निकल आए थे। ऐसा लग रहा था जैसे चिड़ियों के बच्चों के समान ये भी पंख मारकर आकाश में उड़ने के लिए उत्सुक लग रहे थे। ठीक है, समझ में आई बात? तो सेम के जो पौधे उगे उनका बहुत ही सुंदर काव्य में चित्रण हुआ है। भाषा सरल है, प्रभावपूर्ण है, और मानविकरण अलंकार का बहुत ही सुंदर प्रयोग हुआ है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, छोटा छोटा। पुनरुक्ति प्रकाश कहाँ होता है? हरे हरे, जहाँ एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होती है और उससे उसका भाव सौंदर्य और अर्थ सौंदर्य बढ़ जाता है, तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। उपमा अलंकार है, तरह तरह की उपमाएं उन्होंने उसको दी है उन पौधों को, छोटे छोटे जो अंकुरित पौधे हैं उनको, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार है। और छंद मुक्त पंक्तियां हैं, ऐतुकांत है। ठीक है, आ रहा है समझ में? चले आगे। निर्निमेष क्षण भर में उनको रहा देखता, सहसा मुझे स्मरण हो आया कुछ दिन पहले, बीज सेम के रोपे थे मैंने आंगन में, और उन्हीं से बोने पौधों की यह पलटन, मेरी आंखों के सम्मुख अब खड़ी गर्व से नन्हे नाटे पैर पटक बढ़ती जाती है। निर्निमेष मने बिना पलकें झपकाए, पल भर के लिए भी पलक न झपकाए, क्षण भर में उनको रहा देखता, सहसा मने अचानक, स्मरण हो आया, याद हो आया,
बौने पौधों की, बौने माने छोटे छोटे पौधों की जिनकी लंबाई कम होती है, ऐसे छोटे पौधे। पलटन, पलटन होती है सेना का दस्ता, लेकिन जब छोटे छोटे बच्चों का झुंड या समूह होता है उसे भी हम पलटन कहते हैं। मेरी आंखों के सम्मुख, सम्मुख माने सामने, खड़ी गर्व से नन्हे नाटे पैर पटक, नन्हे छोटे छोटे पैरों को पटकती हुई। बहुत ही सुंदर कल्पना है कवि की। तो कवि कह रहे हैं जो छोटे छोटे पौधे वो निकल आए थे उन्हें निर्निमेष में, निर्निमेष मैंने बिना पलक झपकाए, क्योंकि बहुत ही प्रसन्नता और बहुत ही आश्चर्य कवि के हृदय में था, तो वो निर्निमेष क्षण भर में उनको रहा दिखता, क्षण भर के लिए पलक में उन्हें देखता रहा, पलक झपका नहीं भूल गया कवि। सहसा मुझे और उनको देखकर अचानक उन्हें याद आया, कुछ दिन पहले बीज सेम के रोपे थे मैंने आंगन में, कि मैंने आंगन में सेम के बीज रोपे थे, सेम के बीज दबाए थे, सेम के बीज बोए थे, और उन्हीं से बोने पौधों की यह पलटन, और उन्हीं से ये छोटे छोटे बोने पौधों की ये पलटन मेरी आंखों के सम्मुख अब खड़ी गर्व से। पलटन मने जैसे एक फौज सी खड़ी है पौधों की, छोटे छोटे कई पौधे वहाँ उगाए थे, तो उनके आंखों के सम्मुख बड़े गर्व से सीना तान कर वह पौधों की पलटन खड़ी है। नन्हे नाटे पैर पटक बढ़ती जाती, और ऐसे जता रही जैसे नन्हे नन्हे अपने छोटे छोटे पैर पटक करके आगे बढ़ती जाए, जैसे पलटन आगे बढ़ती जाती है वैसे ही वो पौधों की जो काफ़ी संख्या थी वो कवि को ऐसे लग रहा है जैसे छोटे छोटे पैर पटक करके बढ़ती जा रही है, जैसे छोटे छोटे बच्चे पैर पटकते हुए आगे बढ़ते जाते हैं, वैसे ही कवि महोदय को वे पौधे नजर आ रहे थे। उन पौधों को देख करके उनके मन में ऐसी कल्पना, ऐसी भावना पैदा हो रही थी। तब मैं उनको रहा देखता धीरे धीरे, अनगिनत पत्तों से लद भर गई झाड़ियाँ। तब मैं उन्हें धीरे धीरे देखता ही रहा, कि उन पौधों को, पौधों के झुंड को मैं देखता ही रहा। अनगिनत पत्तों से लद भर गई झाड़ियाँ, और वे जो पौधे उगाए थे धीरे धीरे अनगिनत पत्तों से वे झाड़ियाँ भर गई। समय के साथ साथ वो पौधे बड़े हुए और धीरे धीरे वे असंख्य पत्तों से लद गई, भर गई। हरे भरे टंग गए कई मखमली चंदोवे, बेलें फैल गई बलखा आंगन में लहरा। और हरे भरे टंग गए कई मखमली चंदोवे, मखमली मने बहुत ही नरम नरम, और चंदोवे मने जैसे तंबू या शामियाने जैसे ऊपर का जो हिस्सा होता है वो। तो हरे भरे टंग गए कई मखमली चंदोवे, बेलें फैल गई बल खा करके मतलब इधर उधर लहराती हुई, बल खाती हुई आंगन में लहरा गई। और सहारा लेकर बाड़े सी टट्टी का, मतलब बाड़ा, मतलब पौधों की सुरक्षा के लिए जो बाड़े जैसा रचना की जाती है, बाड़ा बनाया जाता है, चार दीवारी बनाई जाती है, चाहे जाली की चाहे जिसकी भी, तो वो। और हरे हरे सो झरने फूट पड़े ऊपर को, हरे हरे सो झरने फूट पड़े ऊपर को। झरने जो पहाड़ी से नीचे की तरफ गिरता है पानी, प्राकृतिक जल जो पहाड़ी से नीचे की तरफ गिरता है उन्हें कहते हैं झरने। तो कवि कह रहा है मैं उनको धीरे धीरे देखता रहा। अनगिनत पत्तों से लद भर गई झाड़ियाँ, वे झाड़ियाँ जो थी, लताएं जो थी सेम की, अनगिनत पत्तों से लद गई। और हरे भरे टंग गए कई मखमली चंदोवे, और जैसे वो असंख्य पत्तियों से तो लद गए और छोटे छोटे तंबू की तरह तन गए। पौधे जो आगे बढ़ते जा रहे थे, ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहे थे, तो हरे भरे थे वो, और ऐसा लग रहा जैसे कई मखमली चंदोवे या तंबू यहाँ टाँक दिए गए हों। बेलें फैल गई बलखा आंगन में लहरा, और बेलें जो है बल खाती हुई आंगन में चारों तरफ फैलने लगी, लहराती हुई फैलने लगी। लताएं बेलों को आपने देखा होगा कि जो भी फसलें या जो भी सब्जियां या ये बेल के रूप में, लता के रूप में उगते हैं, वो किस से बेलें और लताएं बहुत ही सरलता से, बहुत ही जल्दी, शीघ्रता से ही बढ़ती जाती है। तो वो आंगन में लहरा लहरा करके फैल गई। और सहारा लेकर बाड़े सी टट्टी का, और लताओं को सहारा तो चाहिए ही होता है, तो वे बाड़े की जो दीवार थी उसका सहारा लेकर के हरे हरे सो झरने फूट पड़े ऊपर को। जो लताएं थी वो ऊपर की ओर बढ़ती जा रही थी, उनमें कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे हरे हरे सैकड़ों झरने फूट पड़ रहे हैं। झरने नीचे की तरफ फूटते हैं, लेकिन वो कवि को जो वो लहरा रही थी लताएं और बेलें, वो ऊपर की तरफ झरने फूटते हुए महसूस हो रहा है। कवि को ऐसा लग रहा है जैसे हरे हरे सो झरने ऊपर की तरफ फूटते हुए जा रहे हैं, बहता हुआ पानी ऊपर की तरह जा रहा है। ठीक है, तो कवि ने जो सेम के बीज बोए थे उनसे उत्पन्न बेलें आंगन में छा गई। इनका बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। हरे हरे सो झरने, अनेक हरी भरी लताएं। भाषा सरल है, सरस है, प्रभावपूर्ण है, और मानविकरण अलंकार यहाँ पर भी है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। तुकांत और मुक्त छंद रचना है। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी को। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी कविता फिर और कभी। ठीक है, धन्यवाद।